बच्चों नमस्कार। एक बार पुनः मैं आप सभी के सामने अपने YouTube चैनल रायसर क्लासेस पर उपस्थित हो चुका हूं। प्यारे बच्चों, कुछ इश्यूज के वजह से मैं आपके सामने वीडियो प्रस्तुत नहीं कर पाया, बट अब एक बार पुनः आपके सामने मैं उपस्थित हो चुका हूं और रेगुलर आपको वीडियोस मिलते रहेंगे। पिछले दिनों जब हमने बात की थी तो बेटा विद्युत विभव के बारे में हम पूरी तरह से बात कर चुके थे। विद्युत विभव के संबंध में जो कॉन्सेप्ट है मैंने आपको बताया था, फिर उसके कुछ डेरिवेशंस भी आपके सामने मैंने प्रस्तुत किए थे। और आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक कैपेसिटी की, विद्युत धारिता की। आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है बेटे। आज के दिन हमारा देश अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हुआ था। आज हमारे देश का 78वां स्वतंत्रता दिवस पूरा देश हर्ष और उल्लास के साथ मना रहा है। इस खुशी के अवसर पर एक बार पुनः मैं आप सभी के सामने अपने वीडियोज के द्वारा रायसर क्लासेस के माध्यम से उपस्थित हो चुका हूं। प्यारे बच्चों, तो हम शुरू करते हैं आज का चैप्टर, आज का टॉपिक विद्युत धारिता, इलेक्ट्रिक कैपेसिटी। इसके बारे में हम बात करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं विद्युत धारिता क्या है। पिछले दिनों हम एक बात और बात कर चुके हैं बेटे कि जिस प्रकार से किसी बर्तन में कोई द्रव भरा जाता है, कोई भी द्रव, पानी हो सकता है या कोई अन्य द्रव हो सकता है, तो जब इसको भरते हैं तो क्या होता है आप सभी जानते हैं, तल में वृद्धि होती है। तल, जैसे जैसे पानी या किसी अन्य द्रव को भरेंगे बर्तन में, तो बर्तन में भरे हुए द्रव के तल में वृद्धि होती है। ठीक इसी प्रकार से कोई चालक पदार्थ है, उसको हम आवेश प्रदान करते हैं। आवेश प्रदान करने से क्या होता है बेटे, जवाब दें, बताइए क्या होता है। आवेश प्रदान करते हैं तो क्या होता है, अपने आप से पूछें। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर विभव में वृद्धि होती है। जैसे जैसे आवेश प्रदान करेंगे उसी अनुपात में क्या होगा बेटे, विभव में वृद्धि होगी। अर्थात यह रिलेशन होता है, किसी चालक के विभव में कितनी वृद्धि होती है, दिए गए आवेश की मात्रा के अनुक्रमानुपाती होती है। जैसे जैसे आवेश में वृद्धि करेंगे उसी अनुपात में विभव में भी वृद्धि होती जाएगी। अर्थात विभव आवेश की मात्रा के अनुक्रमानुपाती होता है, ऐसा हम जानते हैं। अब बेटे इसको रिमूव करूंगा मैं तो क्या प्राप्त होगा, Q बराबर एक नियतांक आएगा। यहां पर नियतांक है बेटा C है। C क्या है, एक नियतांक है। और इस नियतांक को क्या कहते हैं, यहां पर C क्या है बेटे, C एक नियतांक है और इसी नियतांक का नाम है विद्युत धारिता या चालक की धारिता। संक्षेप में धारिता कह सकते हैं। इसका पूरा शाब्दिक नाम क्या है बेटे, विद्युत धारिता। अब इसकी आपको परिभाषा निकालना है, तो परिभाषा में आपको बेटे इसकी अलग अलग प्रकार से समझाने का प्रयास करता हूं। पहले एक गणितीय परिभाषा देखेंगे, गणितीय परिभाषा आपको समझ में आ जाएगी। उसके बाद इसकी शाब्दिक परिभाषा मैं आपको बताऊंगा और एक और परिभाषा मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। इसको समीकरण नंबर 1 लिख देता हूं। तो C एक नियतांक है, C के बराबर आप प्राप्त करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटे, C के बराबर आएगा Q डिवाइडेड बाई V। से हमें C का मान निकल आएगा Q डिवाइडेड बाई V। अर्थात किसी चालक की धारिता क्या है, Q क्या है, आवेश, चालक को दिया गया आवेश, और V क्या होता है बेटा, V होता है विभव। दिया गया आवेश और उसके विभव में वृद्धि। किसी चालक की विद्युत धारिता, यहां मैंने लिखा हुआ है बेटा कि यह एक नियतांक है। अर्थात चालक को दिए गए आवेश और
उस चालक के विभव में वृद्धि, दो राशियां, दिए गए आवेश और विभव में वृद्धि के अनुपात को कहते हैं चालक की विद्युत धारिता। और सरल शब्दों में आवेश और विभव का अनुपात सदैव नियत होता है और उस नियत राशि को कहते हैं धारिता। तो यह एक गणितीय परिभाषा है। अब एक और परिभाषा देखते हैं, पुनः समीकरण 1 से। यदि V का मान 1 कर दिया जाए तो समीकरण 1 में V के स्थान पर 1 रखो बेटा, तो क्या निकलेगा? Q बराबरी पर C। अब एक परिभाषा और देखिए ध्यान से, किसी चालक की विद्युत धारिता C आंकिक रूप से आवेश की उस मात्रा के बराबर है। आप देख सकते बराबर है। किसी चालक की विद्युत धारिता आंकिक रूप से आवेश की उस मात्रा के बराबर है जो, किस मात्रा के? जो उस चालक के विभव में इकाई वृद्धि कर दे। और सरल देखो, विभव में इकाई वृद्धि के लिए जितनी आवेश की आवश्यकता होती है उसके आंकिक मान को ही धारिता कहते हैं। फिर से परिभाषा, किसी चालक की विद्युत धारिता आंकिक रूप से आवेश की उस मात्रा के बराबर होती है जो उसके विभव में इकाई वृद्धि कर दे या 1 वोल्ट की वृद्धि कर दे। तो ये बेटा 2 परिभाषा हो गई। और एक व्यवहारिक परिभाषा और देखना, जैसे मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, आपको मैंने 1 घंटे तक पढ़ा दिया बेटे, आपने मेरे लेक्चर को सुना, समझने की कोशिश की, अपने अंदर धारण किया, फिर मैं आपको रेगुलर पढ़ाता जाऊं तो एक ऐसा समय आएगा कि फिर आपको लगेगा बस सर अब और नहीं, अब मत पढ़ाइएगा। अर्थात धारण करने की क्षमता, जिस प्रकार आपकी एक लिमिट है पढ़ने की, दिमाग में किसी चीज को रखने की क्षमता है बेटे, उसी प्रकार जब हम किसी चालक को आवेश प्रदान करते हैं तो उसकी भी एक क्षमता होती है, कितना धारण कर सकता है। उस धारण करने की क्षमता को ही क्या कहते हैं? धारिता कहते हैं। तो यह व्यवहारिक परिभाषा है। और आपको अगर अंक प्राप्त करना परीक्षा में तो इस प्रकार से ही आपको लिखना पड़ेगा, जैसा मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। अब आपके सामने एक छोटा सा चुटकुला प्रस्तुत कर रहा हूं बेटे, में सुनना ध्यान से। हल्का फुल्का मनोरंजन भी हो जाता है, पढ़ाई के साथ साथ बेटे मनोरंजन भी है। छोटा सा मनोरंजन भी आपके साथ शेयर करता हूं मैं। आप बताइए कि इस दुनिया में सबसे पहले आलू कहां पाया गया था? इस दुनिया में सबसे पहले आलू कहां पाया गया था? यह क्वेश्चन है। अब आपको जवाब देना है। सोचिए कहां पाया गया था? जमीन में। कहां पाया गया था? सबसे पहले आलू कहां पाया गया था? जमीन में पाया गया था। सिंपल सा क्वेश्चन है। कई बार क्या होता है इंटरव्यू में, कॉम्पिटिशन एग्जाम के बाद जब इंटरव्यू होते हैं तो उसमें ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, क्वेश्चन का जवाब बहुत सिंपल होता है लेकिन हम सोच में पड़ जाते हैं कि इसका क्या जवाब होगा। उसका जवाब बहुत सरल होता है। अब हम विद्युत धारिता के कॉन्सेप्ट को समझने के बाद बेटे इसकी इकाई की बात करते हैं कि धारिता की इकाई क्या होती है। विद्युत धारिता की इकाई इसी सूत्र से निकल आएगी। इसका क्या मात्रक होगा विद्युत धारिता का? धारिता का मात्रक इधर देखें, आपने लिखा है आवेश। आवेश का SI मात्रक होता है बेटा कूलम, विभव का SI मात्रक होता है वोल्ट, अतः धारिता का SI मात्रक हो जाएगा कूलम प्रति वोल्ट हो जाएगा। कूलम प्रति वोल्ट को और सरल शब्दों में कहते हैं फैराड। अर्थात धारिता का मात्रक ये कूलम प्रति वोल्ट है और संक्षेप में इसको क्या कहते हैं? फैराड कहते हैं। SI मात्रक, SI मात्रक हो जाता है बेटा, क्या हो जाता है? फैराड। अब अगर हम कूलम के स्थान पर CGS पद्धति में लिखें तो बेटा ये हो जाता है स्थैतिक कूलम और वोल्ट के स्थान पर हो जाता है
स्थैत वोल्ट हो जाता है। तो फिर अब इसी को बेटा कहते हैं स्थैत वोल्ट। सीजीएस पद्धति में धारिता का मात्रक क्या हो जाएगा, सॉरी ये गलती से गलत लिखा गया, सॉरी क्षमा चाहूंगा, यहां पर मुझे फेराड लिखना था, स्थैत फेराड। फेराड एसआई पद्धति में, सीजीएस पद्धति में क्या हो जाएगा बेटा, स्थैत फेराड हो जाएगा। तो फेराड एक बड़ा मात्रक है। सीजीएस पद्धति में इसी को क्या कहते हैं, स्थैत फेराड। अभी मैं आपको और भी बताने वाला हूं, माइक्रो फेराड और छोटा पिको फेराड, इन पर भी बात करूंगा। उसके पहले हम अभी पूरी तरह से इनकी ही बात करते हैं, फेराड और स्थैत फेराड की बात करते हैं। इनके बीच में क्या संबंध है। चूंकि बेटे इस तरह से प्रश्न आते हैं आजकल कि आपको डीपली स्टडी करना बहुत जरूरी है, और परीक्षा में प्रश्न आ सकता है कि धारिता के एसआई मात्रक, धारिता के एसआई मात्रक और सीजीएस मात्रक में क्या संबंध है। धारिता के एसआई मात्रक और सीजीएस मात्रक में क्या संबंध है। एक नंबर का भी आ सकता है तो आपको याद होना चाहिए, और 2 नंबर का आएगा तो पूरा आपको सॉल्व करना आना चाहिए, है ना। एसआई मात्रक से स्टार्ट करते हैं। तो हम जानते हैं कि फेराड के बराबर क्या होता है। अभी हमने क्या स्टडी करी बेटा, कूलाम प्रति वोल्ट, कूलाम प्रति वोल्ट। अब अगर 1 फेराड लिखूंगा तो कूलाम में भी एक आएगा, वोल्ट में भी एक आएगा। तो ये है फेराड कौन सी पद्धति में, एसआई में। अब हम इसको बेटे हल करेंगे सीजीएस पद्धति में। कूलाम की जगह आ जाएगा स्थैत कूलाम। अब यहां रिलेशन है, आपको पता होना चाहिए, जिस तरह से 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, उसी तरह से 1 कूलाम में कितने स्थैत कूलाम होते हैं। सो दैट इसका आंसर आपको पहले बता चुका हूं मैं, ये विद्यार्थियों को याद होना चाहिए कि बेटा मैंने आपसे पूछा कि बताओ बच्चों 1 कूलाम में कितने स्थैत कूलाम, तो इमीडिएटली आपके दिमाग में आना चाहिए सर 3 × 10⁹ स्थैत कूलाम। एंड 1 वोल्ट में कितने स्थैत वोल्ट होते बताइए। हाँ आप मुझे बताइए ना बेटा, 1 वोल्ट में कितने स्थैत वोल्ट होते हैं। अगर आप सही जवाब देते हैं तो अपने आप को बोले वेरी गुड। तो 1 वोल्ट में होता बेटा 1/300 स्थैत वोल्ट। इस तरह से हमने कूलाम को स्थैत कूलाम में, वोल्ट को स्थैत वोल्ट में बदल लिया है। अब इससे क्या हो जाएगा, ये चीज क्या हो जाएगी, कूलाम प्रति वोल्ट को फेराड कहते हैं। स्थैत लग गया तो इसी को क्या कहेंगे बेटा, स्थैत फेराड कहेंगे। अब ये 300 को सॉल्व करेंगे आप तो ऊपर चला जाएगा, 3 3 जा 9 हो जाएगा, और ये 2 की पावर और इसमें इंक्लूड हो जाएगी, 10⁻11 हो जाएगा, और स्थैत कूलाम डिवाइडेड बाय स्थैत वोल्ट का हो जाएगा स्थैत फेराड हो जाएगा। तो क्या रिलेशन बना, 1 फेराड में कितने स्थैत फेराड होते हैं, 1 फेराड में होते हैं 9 × 10⁻11 स्थैत फेराड। अब आपके नॉलेज के लिए बता दूं बेटा कि यह एक बहुत बड़ा मात्रक है, धारिता के बहुत बड़ा मात्रक है क्या, फेराड। अब इनके छोटे मात्रक भी आपको बता देता हूं मैं, माइक्रो फेराड और माइक्रो मतलब पिको फेराड। तो अभी तक आपने क्या सीखा, धारिता की परिभाषा, धारिता के जो मात्रक होते हैं एसआई और सीजीएस, इनमें क्या रिलेशन होता है, 9 × 10⁻11 स्थैत फेराड। एक तो ये रिलेशन आपको याद रखना बेटे, ओके। अब मैंने आपसे कहा था कि फेराड एक बड़ा मात्रक है, इसके छोटे मात्रक होते हैं माइक्रो फेराड। 1 माइक्रो फेराड, 1 माइक्रो फेराड, इसका संकेत होता है बेटा ऐसा। माइक्रो के लिए म्यू का यूज करते हैं, माइक्रो
और फेरड के लिए हम एफ का प्रयोग करेंगे, माइक्रो फेरड। इसका आंसर होता है 10 टू द पावर -6 फेरड। अब इससे भी छोटा होता है 1 पिको फेरड। पिको फेरड बनता है माइक्रो, 2 बार ले लें इसी को, और क्या कह सकते हैं हम, माइक्रो फेरड, इसी का दूसरा नाम। और ये म्यू वर्ड है ना, 2 बार आएगा, माइक्रो फेरड। इसको दोगुना कर दीजिए 10 टू द पावर -12 फेरड। तो इस तरह से ये बेटे मैंने आपको इसका पूरा नॉलेज मेरी तरफ से आपको प्रोवाइड किया है। उम्मीद है बेहतर समझ में आ गया होगा धारिता का कॉन्सेप्ट, धारिता के मात्रक भी आपको समझ में आ गया होगा। अब एक मैं आपको यहाँ होमवर्क देता हूं, धारिता का विमीय सूत्र आपको तैयार करना है। कैसे सॉल्व करोगे? धारिता के बराबर क्या होता है? आवेश का मात्रक और कूलम का मात्रक, आवेश का मात्रक और विभव का मात्रक। मात्रक की सहायता से भी निकाल सकते हो और सूत्र की सहायता से भी निकाल सकते हो। तो ये आपको होमवर्क दे रहा हूं मैं। अब बेटा एक बड़ा क्वेश्चन 3 नंबर का, ऐसे बड़ा तो नहीं है पर 3 नंबर में पूछा जाता है। प्रश्न में बोर्ड पे लिख रहा हूं, साथ में बोल भी रहा हूं। किसी गोलीय चालक की धारिता का व्यंजक स्थापित करो। किसी गोलीय चालक की विद्युत धारिता का व्यंजक स्थापित करो। किसी गोलीय चालक की धारिता हमें निकालना है। सपोज दैट बेटे यह एक गोलीय चालक है, अर्थात यह एक गोला है, इसका केंद्र बेटा O है, साथ ही साथ इसकी त्रिज्या कैपिटल R है। इस चालक की हमें क्या ज्ञात करना है? धारिता। माना कि चालक को +Q आवेश प्रदान किया गया है। अब यह आवेश कहां जाएगा? जैसे आज स्वतंत्रता दिवस, आप अपने अपने विद्यालय में उपस्थित हुए, कार्यक्रम समाप्ति के पश्चात आपको क्या मिला बताइए? लड्डू। तो सभी को समान रूप से मिला ना, एक एक लड्डू। वितरण हुआ प्रसाद का, समान रूप से हुआ, बिना किसी भेदभाव के। इसी प्रकार बेटा आवेश का क्या होता है? जब हम आवेश प्रदान करते हैं तो यह समान रूप से वितरित हो जाता है। आवेश समान रूप से वितरित हो जाता है। आवेश हमने इसको प्रदान किया है, आवेश देने से विभव में क्या होती है? वृद्धि होती है। हमें निकालना क्या है? धारिता। तो हम जानते हैं कि धारिता का सामान्य सूत्र क्या होता है? C के बराबर होता है Q/V। तो सिंपल सी बात है बच्चों कि धारिता हमें ज्ञात करना है, तो किसको ज्ञात करना पड़ेगा? चूंकि हमने आवेश प्रदान कर दिया है, आवेश को प्रदान करने से विभव में होती है वृद्धि, अर्थात राइट हैंड साइड में चलें तो अननोन क्वांटिटी क्या है? विभव। Q तो आपको दिख रहा है कि कितना आवेश प्रदान किया है Q, लेकिन विभव में कितनी वृद्धि हुई है? तो जैसे ही विभव का मान आप इसमें रख देंगे तो धारिता का आंसर हमें ज्ञात हो जाएगा। अब प्रश्न उठता है कि सर विभव का मान कैसे निकालें? तो आप लोगों को याद होगा विभव के कॉन्सेप्ट को समझने के बाद हमने एक प्रश्न सॉल्व किया था, बिंदु आवेश के कारण विभव। बिंदु आवेश के कारण विभव कितना होता है आपके दिमाग में होगा, अभी मैं पूछूंगा आप लोगों से। क्योंकि यहां कोई बिंदु नहीं है, बिंदु है लेकिन वो अंदर है। चालक को दिया है आवेश, आवेश कहां पर है? इसके पृष्ठ पर। अब हमें इसका विभव ज्ञात करना है, तो विभव कैसे ज्ञात करें? एक कॉन्सेप्ट और मैं आपको याद दिला देता हूं कि जब हम विद्युत क्षेत्र रेखाओं की बात करते हैं तो हम एकांक धनावेश की कल्पना करते हैं। एकांक धनावेश अगर हम अलग अलग बिंदुओं पर रखते हैं तो वो कहां जाएगा?
एकांक धनावेश बेटा प्रतिकर्षित होगा। एकांक धनावेश क्या होगा? प्रतिकर्षित होगा, क्योंकि समान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। ये हो जाएगी क्षेत्र रेखाओं की दिशा। क्षेत्र रेखाएं पृष्ठ के लंबवत बाहर की तरफ जाएंगी। यदि इनको पीछे की तरफ लाते हैं तो क्या होता है? केंद्र से आती प्रतीत होती हैं। क्षेत्र रेखाएं पृष्ठ के लंबवत बाहर की तरफ जाएंगी। जब हम इनको पीछे की तरफ लाते हैं तो ये केंद्र से आती प्रतीत होती हैं, तो हम ऐसा मान सकते हैं कि संपूर्ण आवेश इसके पृष्ठ पर ना होकर केंद्र पर है, मान सकते हैं। अतः केंद्र से इतनी दूरी पर कितना होगा विभव? केंद्र बिंदु के सदृश हो जाएगा, दूरी कैपिटल आर हो जाएगी। अतः इसको समीकरण 1 लिख देता हूं। तो केंद्र ओ से आर दूरी पर विभव कितना हो जाएगा? बिंदु आवेश का आपको फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। 1/4πε0 के क्यू डिवाइडेड बाई दूरी होती है, तो दूरी कितनी आपने ली है? कैपिटल आर। समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। अब यह मान 1 में रख दीजिए। 1 तथा 2 से तो C का मान हो जाएगा बेटा Q डिवाइडेड बाई 1/4πε0 के Q बाई R। Q से Q कैंसिल हो जाएगा, सो दैट क्या बचेगा? C के बराबर 4πε0 के R। और अच्छा रहेगा अगर आप मात्रा का प्रयोग करेंगे। इस तरह से ये बेटा गोलीय चालक की धारिता का व्यंजक स्थापित हो जाता है। धारिता C के बराबर क्या प्राप्त हुआ? 4πε0 K इंटू R। K का मान 1 रख दीजिए, तो वायु और निर्वात में C बराबर हो जाएगा 4πε0 R, क्योंकि वायु और निर्वात में K का मान 1 होता है। तो ये बेटा छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। कॉन्सेप्ट थोड़ा सा जटिल है, चूंकि हमें विभव निकालना पड़ेगा। और विभव कैसे निकालेंगे? तो क्षेत्र रेखाएं लंबवत बाहर की तरफ जाएंगी, पीछे की ओर लाने पर केंद्र से आती प्रतीत होंगी। अतः संपूर्ण आवेश को कहां मान सकते हैं? केंद्र पर माना जा सकता है। अतः केंद्र से इतनी दूरी पर, कितनी दूरी पर? R। विभव ये हो जाएगा, इसमें विभव की वैल्यू पुट कर देंगे, Q से Q कैंसिल हो जाएगा और बाकी का आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो एक ये प्रश्न हो गया। अब बेटा एक बड़ा क्वेश्चन मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं। संधारित्र के बारे में आज आपको बताऊंगा मैं कि संधारित्र होता क्या है। अगला क्वेश्चन आप इसको नोट करें और फिर मैं आपको संधारित्र के बारे में बताता हूं। तो प्यारे बच्चों, अब हम बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पर आ चुके हैं और इस टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं संधारित्र, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटर। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटर और कंडेंसर, इंग्लिश वर्ड इसका है। संधारित्र क्या है, इसका सिद्धांत लिखिए। ये इस तरह का क्वेश्चन बनेगा। संधारित्र क्या है, इसका सिद्धांत स्पष्ट कीजिए। तो पहले मैं आपको संधारित्र के बारे में बताने वाला हूं बेटे, उसके बाद इसके सिद्धांत की बात करते हैं। इसी चित्र में आपको दोनों चीजें समझ में आ जाएंगी। ये 2 प्लेट है बेटे, परिभाषा में अभी थोड़ी देर से बताता हूं, पहले आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट के बारे में बता दूं। ये 2 प्लेट है, प्लेट ए है, दूसरी प्लेट बी है। प्लेट ए को प्लस क्यू आवेश प्रदान किया गया। प्लेट ए को प्लस क्यू आवेश प्रदान किया गया है। जैसे ही हम दूसरी प्लेट को इसके निकट लाते हैं, यह प्लेट किस प्रकार की है? दूसरी प्लेट, इसके पास कोई आवेश नहीं है, अनावेशित प्लेट है। प्लेट ए आवेशित है, प्लेट भी इसके निकट रखी हुई, इसमें कोई आवेश नहीं है। तो जैसे ही हम इस प्लेट को निकट लाते हैं बेटे,
तो विपरीत आवेश निकट वाले हिस्से पर प्रेरित होगा, निकट वाले सिरे पर क्या होगा, विपरीत आवेश, और जो दूसरा सिरा है दूर वाला, इस पर समान आवेश अर्थात प्लस आवेश प्रेरित हो जाएगा। अब धारिता का सिंपल सा सूत्र क्या होता है, C बराबर होता है Q डिवाइडेड बाई V। C धारिता का मान, हम चाहते हैं कि धारिता के मान में वृद्धि हो जाए। मेरे हाथ पर ध्यान दीजिए, हम चाहते हैं कि धारिता के मान में वृद्धि हो जाए। आवेश की मात्रा निश्चित है, आवेश में किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं करना है, तो हम चाहते हैं कि इसके मान में वृद्धि हो जाए। मेरे हाथ को फिर से देखो, ऊपर की तरफ जा रहा है, ये भी ऊपर की तरफ जा रहा है, तो यह तभी संभव है बेटे जब विभव के मान में क्या हो जाए, कमी हो जाए, क्योंकि ये व्युत्क्रमानुपाती है। C बराबरी पर Q डिवाइडेड बाई V। यदि V का मान कम होता है, विभव का मान कम होगा, तो फिर धारिता के मान में वृद्धि हो जाएगी। अब हम देखते हैं बेटे कि विभव में कैसे कमी हो सकती है। हम वे सभी प्रयास करेंगे, शिक्षक वे सभी प्रयास करते जिससे विद्यार्थियों को समझ में आए। यहां पर हमें वो वे सभी प्रयास करना है जिससे विभव के मान में कमी हो जाए। अब आपको याद है, अभी मैंने आपको बताया है कि जो विपरीत आवेश है नेगेटिव है, और जो नेगेटिव आवेश है वो क्या करता है, धन आवेश विभव में वृद्धि करता है और ऋण आवेश विभव में कमी करता है। तो जो प्रेरित ऋण आवेश है बेटे, ये क्या करेगा, प्रेरित ऋण आवेश चालक A के विभव को कम करने का प्रयास करेगा, क्योंकि विपरीत आवेश है। लेकिन जो धन आवेश है ये क्या करेगा बेटा, विभव को बढ़ाने का प्रयास करेगा। एक कम करने का प्रयास करेगा, दूसरा बढ़ाने का प्रयास करेगा। इन दोनों की लड़ाई में जीतेगा कौन, शक्तिशाली कौन है, जो ज्यादा निकट है। ज्यादा निकट कौन है बेटे, ऋण आवेश। अर्थात इन दोनों का जब मुकाबला हुआ तो जीत किसकी हुई, ऋण आवेश की जीत हुई। तो कुल मिला के इस अनावेशित चालक के कारण क्या होगा बेटे, चालक A के विभव में कमी हो जाएगी, और जैसे ही विभव में कमी होगी तो धारिता के मान में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। अब इन दोनों में से प्लस आवेश क्या चाहता है, विभव को बढ़ाना चाहता है। तो हम क्या करें बेटे, यदि इसको समाप्त कर दें किसी भी तरीके से, अगर ये धन आवेश समाप्त हो जाए तो क्या होगा, केवल ऋण आवेश बचेगा, और ऋण आवेश का काम क्या है, विभव में कमी करना। तो जब हम बेटे इसको जमीन से जोड़ देते हैं, अर्थेड कर देते हैं, पृथ्वी से जोड़ देते हैं, तो क्या होता है, यह स्वतंत्र आवेश है और ऋण आवेश बद्ध आवेश है। कैसे बद्ध है ये भी मैं आपको समझाता हूं। ऋण और धन आपस में बाउंडेड हैं, आपस में बने हुए हैं, लेकिन चूंकि प्लस और प्लस में क्या होता है, प्रतिकर्षण। तो जो प्लस आवेश है बेटा यह स्वतंत्र आवेश है, और जो ऋण आवेश है यह बद्ध आवेश है। तो स्वतंत्र आवेश पृथ्वी में चला जाएगा। अब चले जाने की प्रोसेस भी मैं आपको समझाऊंगा। दरअसल बेटे धन आवेश पृथ्वी में नहीं जाता, बल्कि क्या होता है कि पृथ्वी से चूंकि आने जाने का काम कौन करता है, स्वतंत्र आवेश यानी कि इलेक्ट्रॉनों का आवेश। तो जितना इस पर धन आवेश है उतने ही इलेक्ट्रॉन पृथ्वी से आकर इसको समाप्त कर देंगे। तो ये जटिल भाषा है, इसी को टीचर्स लोग क्या करते बेटा, सरल शब्दों में समझा देते हैं कि बच्चों प्रेरित धन आवेश पृथ्वी में चला गया। आगे चल के मैं भी ऐसा बोलूंगा, क्योंकि बार बार तो समझा नहीं सकता, एक बार समझाता हूं कि जितना इस पर धन आवेश है, कौन सा, स्वतंत्र, उतने ही ऋण आवेश पृथ्वी से आएंगे और धन से ऋण की क्रिया होगी बेटे, और धन आवेश समाप्त हो जाएगा। अब इसी को सरल शब्दों में क्या कहते हैं कि प्रेरित धन आवेश पृथ्वी में चला गया। तो आपको समझ में आ गया होगा बेटे। अब ये धन आवेश पृथ्वी में चला जाता है, शेष कौन बचा, केवल ऋण आवेश शेष बचेगा। ऋण आवेश क्या करेगा, विभव को और ज्यादा कम कर देगा। पहले भी कम कर रहा था, अब केवल इसका ही राज बचा है, कोई और है ही नहीं। अतः अब पहले से और ज्यादा कम हो जाएगा विभव, और विभव कम होगा तो धारिता पहले से और अधिक बढ़ जाएगी। तो अभी तक हमने कितने उपाय किए, दो उपाय किए। एक तो चालक को लेके आए जिसके पास कोई आवेश नहीं था, विभव में कमी हो गई, फिर हमने इसको पृथ्वी से जोड़ दिया और ज्यादा कमी हो गई,
तो धारिता में और ज्यादा वृद्धि हो जाएगी। अब बेटे यदि इनके बीच में किसी परावैद्युत माध्यम को रख दिया जाए तो परावैद्युत माध्यम को रख दिया जाता है तो विभव और ज्यादा कम हो जाता है। परावैद्युत माध्यम से विभव का क्या रिलेशन होता है? V इज प्रोपोर्शनल टू 1/k। आपको याद होगा परावैद्युत माध्यम है तो विभव कम हो जाता है। तो जब बीच में कोई हम परावैद्युत माध्यम जैसे लकड़ी, कागज, कांच इस प्रकार की वस्तु रख देते हैं, एबोनाइट, तो विभव और कम हो जाएगा, तो धारिता और अधिक बढ़ जाएगी। और उपाय है बेटे, इसको जितने निकट लाएंगे, ये दोनों जितने निकट रहेंगे, बट ध्यान रखना संपर्क नहीं होना चाहिए, जितने निकट होंगे धारिता उतनी ही अधिक होगी। तो ये तो है सिद्धांत। अब मैं आपको समझाता हूं इसकी परिभाषा। संधारित्र एक ऐसी डिवाइस है, हिंदी में युक्ति, मशीन, यंत्र, उपकरण, वो सारे नाम है। संधारित्र एक ऐसी डिवाइस है जो कि चालक के आकार में, उसके क्षेत्रफल में बिना कोई परिवर्तन किए, देखो आकार में कोई परिवर्तन नहीं किया हमने, चालक के आकार में, उसके क्षेत्रफल में बिना कोई परिवर्तन किए धारिता में वृद्धि हो जाए, तो ऐसी डिवाइस को कहते हैं संधारित्र। क्या है संधारित्र? एक बार और सुने, मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझा दिया। संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से चालक के आकार में बिना कोई परिवर्तन किए, बिना वृद्धि किए धारिता में वृद्धि की जा सके। ऐसी इकाई को, ऐसी युक्ति को, ऐसे उपाय को कहते हैं संधारित्र या कैपेसिटर। तो संधारित्र में बेटे दो प्लेटें होती हैं। अब ये प्लेटें अगर एक दूसरे के समांतर हैं तो उसको कहते हैं समांतर प्लेट संधारित्र। यदि दोनों प्लेटें बेलनाकार हैं, एक बेलन जैसे पेन के अंदर बेटा रिफिल होती है, बट याद रखिए दोनों संपर्क में नहीं होना चाहिए। यदि इस प्रकार का है दो, तो फिर इसको कहते हैं बेटा बेलनाकार संधारित्र कहते हैं इसको, है ना। यदि दोनों प्लेटें गोल हैं तो इसको कहते हैं गोलीय संधारित्र। मतलब आकार के आधार पर ये अलग अलग होते हैं, समांतर प्लेट संधारित्र, बेलनाकार संधारित्र, गोलीय संधारित्र। आपके सिलेबस में केवल एक ही है समांतर प्लेट संधारित्र, लेकिन इसके दो भाग हैं, जबकि बीच में कोई पराविद्युत है आंशिक रूप से और एक सिंपल। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं इसी के बारे में बताऊंगा। नेक्स्ट वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 नंबर का क्वेश्चन आता है बेटे कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक स्थापित करो। तो बेटे आज से वीडियो फिर से स्टार्ट हो चुके हैं और अब मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग मेरे साथ जुड़े रहेंगे, वीडियोज आपको पसंद आएंगे। इसी तरह से मैं आपके सामने वीडियो शेयर करता रहूंगा। मेरा स्वास्थ्य थोड़ा सा ठीक नहीं था पिछले कुछ दिन से, इस वजह से मैं आपके सामने उपस्थित नहीं हो पाया। अब एक बार पुनः मैं उपस्थित हो चुका हूं, तो आप लोगों से प्रॉमिस है मेरा कि मैं आपको पढ़ाऊंगा तो बेटे पूरा कोर्स पढ़ाऊंगा, भले मैं रहूं या ना रहूं, आपके सामने सब कुछ रहेगा। मेरे वीडियो हमेशा रहेंगे आपके लिए, बस मेरे प्रिय विद्यार्थियों के लिए, मेरे प्रिय छात्रों के लिए। तो सारे वीडियोज मैं आपको दूंगा। जैसे ही ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा फिर मैं आपके सामने न्यूमेरिकल क्वेश्चन फिर से वहां पढ़ाऊंगा, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के वीडियो भी दूंगा। और कल का जो मेरा वीडियो रहेगा वो जरूर आप देखें। इसमें क्या बताऊंगा मैं, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक स्थापित करो। इसके अलावा और कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन भी बचे हुए हैं, वो भी मैं आपके सामने शेयर करूंगा। एक बार पुनः आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की अनेकों अनेक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।